स्टूडेंट्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर लेक्चर मैंने कहा था कि हम दो थ्योरम मैं आपको कराऊंगा। अब अपनी पहली थ्योरम क्या है स्टूडेंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कर्व टू बी ए स्ट्रेट लाइन इज दैट द कर्वेचर कप्पा इज इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व। स्टूडेंट एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये जो वर्ड है ना नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये जो वर्ड इसको हम इफ एंड ओनली इफ भी कह सकते हैं और इसको हम IFF भी कह सकते हैं और इसको हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये सारी चीज़ एक ही जैसी है और इसको हम ऐसे भी कर देते हैं इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो स्टूडेंट इसमें दो चीज़ें दी हुई होती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। अब इसमें देखो एक दो चीज़ें दे रखी है, अगर कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो कप्पा 0 होगा, अगर कप्पा 0 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर प्रूव करनी है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं एक नंबर 1 पर मान लेते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। तो कंडीशन इज नेसेसरी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कंडीशन नेसेसरी में हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं हम कर्व एक स्ट्रेट लाइन है। अब अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ देखो, आप मान लिया ये एक कर्व था और इस कर्व के ऊपर आपने यहाँ पर एक टेंजेंट लगाया, एक टेंजेंट आपने स्टूडेंट यहाँ पर लगाया, एक स्टूडेंट आपने एक टेंजेंट यहाँ पर लगाया। अब ये देखो ये सारे के सारे टेंजेंट क्या है, अलग अलग है ना, सारे के सारे टेंजेंट अलग अलग हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन सभी की अलग अलग है। तो इसका मतलब ये होगा यूनिट जो टेंजेंट वेक्टर है इनकी सभी की डायरेक्शन जो है वो सारी अलग अलग है। लेकिन अगर कोई लाइन है, एक लाइन आप एक लाइन ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन, अगर इस लाइन के ऊपर चाहे आप कितने ही मतलब आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आप कितने ही टेंजेंट आप ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट क्या होंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर ही लाई करेंगे। तो इसके साथ ही मतलब इसी प्लेन में लाई करेंगे या इसके कोलिनियर होंगे, आप ये भी कह सकते हैं। मान लिया ये आप कह सकते हैं कि ये आपका एक बी है और आपका ये कोई भी एक इसके पैरेलल आपने एक वेक्टर, अगर वो जो टेंजेंट होगा इसके पैरेलल ही होगा तो ये होगा। तो हम अब आपको पता है वेक्टर इक्वेशन, इसकी जो वेक्टर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जो वेक्टर इक्वेशन है, इट्स वेक्टर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्योंकि ये आपको पता है स्टूडेंट आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट से। मान लिया ये एक इसका क्या है आर पोजीशन वेक्टर, ओ पॉइंट से आप ले लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू आपने ले लिया स्टूडेंट एस ए प्लस में बी। ठीक है, ये ले लिया। एस क्या है, एक स्केलर वेक्टर है, जैसे लेमडा की जगह लेते हैं ना हम लेमडा की जगह हमने एस ले लिया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अब आपने एस लेमडा की जगह एस ले लिया। तो ये जो आर है अब आपको ये पता चल गया स्टूडेंट, अगर यहाँ पर देखो अगर ये है ये है ये है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या होंगे, ये टेंजेंट है ये टेंजेंट है ये टेंजेंट है, ये सारे के सारे टेंजेंट क्या होंगे अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर जो टेंजेंट होगा ना वो टेंजेंट चाहे यहाँ ले लो यहाँ ले लो यहाँ ले लो, वो सारे के सारे एक जैसे होंगे। और एक जैसे क्या होंगे, वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट वेक्टर होंगे। ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, ये अलग से एक वेक्टर है, ये अलग से एक वेक्टर है, ये अलग से एक वेक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे कॉन्स्टेंट होंगे। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव है डी आर बाई डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो डी टू आर बाई डी एस का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, इसको आप क्या लिख सकते हैं आर डबल डैश इज इक्वल टू 0 और आर डबल डैश इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि भाई कप्पा आपका किसके बराबर होता है, इसकी मॉडुलस वैल्यू होती है, इसकी मॉडुलस वैल्यू होती है। तो इसकी अब ये 0 हो गया तो 0 की मॉडुलस वैल्यू क्या होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, तो ये क्या हो गया आपका 0। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि भाई कर्वेचर, आपका जो कर्वेचर है ये आपने प्रूव कर दिया कि कर्वेचर कप्पा इज इक्वल टू 0 इफ कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका 0 होगा। अब दूसरी बात में आ जाओ स्टूडेंट, कंडीशन इज सफिशिएंट में। अगर कंडीशन इज सफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये भी वही बात है। अगर आप कंडीशन सफिशिएंट की बात करते हो, सबसे पहले आपने क्या मानना पड़ेगा, तो आपने मानना पड़ेगा लेट कप्पा इज इक्वल टू 0।
ये सारे के सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट हो, सारे के सारे पॉइंट पे कप्पा है जो कर्वेचर है वो क्या है, जीरो है। इसका मतलब अगर कप्पा जीरो है तो इसका यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, कप्पा अगर जीरो, कप्पा किसके बराबर होता है, आर डबल डैश मोड के बराबर होता है, ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब आर डबल डैश इक्वल टू जीरो होगा, और आर डैश क्या किसके बराबर होगा, ए होगा। इंटीग्रेशन कर देंगे, और अगर फिर इसको आर डैश को फिर अगर दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग, अगर आप इंटीग्रेटिंग करते हैं फिर दोबारा इंटीग्रेटिंग करते हैं स्टूडेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आर हो जाएगा, आर विद रिस्पेक्ट टू एस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर आप आर डैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आर डैश का मतलब होता है डी आर बाई डी एस। ठीक है, आप इसको इक्वल टू ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी एस। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से और इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू ए एस प्लस में बी। तो यहाँ पर बी आपने ये कॉन्स्टेंट मांग लिया। तो ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो आर, ये अब यहाँ पर आर इक्वल टू क्या आ गया, ए एस प्लस में बी आएगा। अब ये आपके पास ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट है। तो अगर ये ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट है तो आप ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1, जो आपने ये इक्वेशन नंबर निकाली है, तो इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो आपने एक थ्योरम आपने की थी। तो इसके बाद स्टूडेंट अब दूसरी थ्योरम है, वो दूसरी थ्योरम भी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम है। वो किससे रिलेटेड है, वो आपकी है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, टाउ से रिलेटेड है ये आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a given curve to be a plane curve is that tau equal to 0 at all points of curve। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है स्टूडेंट। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें भी वही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है कि कंडीशन इज आप ले लेते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट नेसेसरी। कंडीशन इज नेसेसरी। तो स्टूडेंट अब एक चीज देखो यहाँ पर, मान लिया सबसे पहले आपने कंडीशन नेसेसरी में आपने क्या मान लिया, हम मान लेते हैं कि भाई कर्व जो है एक प्लेन कर्व है। मतलब प्लेन कर्व का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो प्लेन कर्व का मतलब ये होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ऑल द पॉइंट ऑफ द कर्व लाई इन द प्लेन ऑफ द कर्व। देखो अगर आपका आप एक मान लिया प्लेन कर्व है, मान लिया ये एक आपका प्लेन कर्व, ये एक तो कर्व ये होगा स्टूडेंट प्लेन कर्व, ये तो एक प्लेन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये अगर इस तरह करेंगे तो ये यहाँ पर अलग प्लेन कर्व बनेगा, यहाँ पर अलग प्लेन कर्व बनेगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर, तो ये प्लेन कर्व में नहीं आएगा। तो अब ये आपका प्लेन कर्व है। अगर प्लेन कर्व है तो आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, बाय प्लेन कर्व मीन्स, आप इसमें लिख भी रखा आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है किसी भी एक पॉइंट पे एट ए पॉइंट इन ए पॉइंट ऑन ए कर्व लाई इन ए प्लेन। अब वो एक प्लेन में लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह कि वो जो प्लेन है जिस प्लेन में ये लाई करते हैं वो एक ऑसिलेटिंग प्लेन है। इसका मतलब जो ऑसिलेटिंग प्लेन है, ये जो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो ये ऑसिलेटिंग प्लेन है एट ऑल पॉइंट ऑफ द कर्व इज ए प्लेन ऑफ द कर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं पर भी आप चले जाएं, जो यूनिट वेक्टर बी है द बाइनॉर्मल इज कांस्टेंट। देखो यहाँ पर अब आप यहाँ पर बना लो बाइनॉर्मल, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, या यहाँ कर लो। एक तो आपका यहाँ पर ये देखो, एक तो मान लिया आपने, एक तो ये आपका तो पॉइंट होगा स्टूडेंट, ये कर्व, मान लिया कर्व कहीं पर भी हो जाए, ये आपका क्या होगा प्रिंसिपल। और इसके ऊपर मान लिया आपने बाइनॉर्मल बनाया, ऐसे उसके ऊपर बाइनॉर्मल खड़ा किया, तो बाइनॉर्मल तो स्टूडेंट कर्व पे कहीं भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए, यहाँ, क्योंकि ये कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर कहीं भी हो जाएगा, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, सभी जगह। अगर प्लेन कर्व है तो प्लेन कर्व के ऊपर ये बाइनॉर्मल क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो ये चीज आपने यहाँ पर मान के चलनी है। अगर ये किसी भी एक प्लेन कर्व में लाई करता तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कर्व में
आप मान लिया जैसे स्टूडेंट ये है, यहाँ पर एक आपने ले लिया, यहाँ पर लगा लो बाई नॉर्मल, एक ये टेंजेंट हो गया, ये प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, प्रिंसिपल नॉर्मल हो गया, यहाँ पर भी हो गया सेम टू सेम होगा, यहाँ पर होगा ये भी होगा सेम टू सेम, ये सारे के सारे पैरेलल होंगे, ठीक है ना। अब मान लिया यहाँ हो गया, इस पे ये हो गया तो इस पे ऐसे जाएगा, यहाँ हो गया इस पे ऐसे, ये अलग अलग यहाँ अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो ये प्लेन अगर कर्व है तो यहाँ पर जो ये बाई नॉर्मल है ये बिल्कुल सेम होंगे, ये कॉन्स्टेंट होंगे। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर बी अलोंग द बाई नॉर्मल इज कॉन्स्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब dv बाई डी एस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा b अगर c है तो dv बाई डी एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और dv बाई डी एस किसके बराबर था स्टूडेंट, माइनस में टो और n के बराबर था, और ये हो जाएगा 0। इसका मतलब स्टूडेंट टो इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है। अब स्टूडेंट दूसरा करते हैं हम, कंडीशन इज सफिशिएंट, ठीक है। हेंस ये तो आपने प्रूव किया है। अब हम दूसरा कर लेते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट। स्टूडेंट सफिशिएंट में भी वही है, मान लिया आपके पास टो इज इक्वल टू 0 है सारे के सारे पॉइंट पे, करो के सारे के सारे पॉइंट पे, अगर टो 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dv बाई डी एस आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर dv बाई डी एस 0 हो गया तो इसका मतलब b क्या हो जाएगा, b एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। अगर b कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो ये आप यहाँ पर लेकर चलो कि b एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर वही बात फिर आ जाएगी आपकी, मान लिया अगर आप r dv बाई डी एस करते हैं r डॉट b का, क्योंकि r डॉट b आपके क्या है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एक तो आपका r डॉट b किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, dr बाई डी एस इंटू में b प्लस में d में ये आपका r डॉट dv बाई डी एस, ठीक है, dv बाई डी एस। और ये अब ये देखो स्टूडेंट ये किसके बराबर है, t के बराबर है, t डॉट b प्लस में r डॉट में ये हो जाएगा b डैश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता स्टूडेंट t और b दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये डॉट प्रोडक्ट इनका 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो r डॉट b डैश इसके, अगर ये इसके बराबर 0 हो जाता है स्टूडेंट। अब दूसरी बात स्टूडेंट आपको पता है b डैश क्या है, b डैश यहाँ से आपने निकाल दिया, ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया d बाई डी एस और r डॉट b ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब r डॉट b इज कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से समझने वाली एक चीज बात देखो स्टूडेंट, अगर इन दोनों का जो कांस्टेंट एक तो r है और एक b है, r तो क्या है, r तो पोजीशन वेक्टर है किसका, टेंजेंट का, b क्या है, b द पोजीशन वेक्टर किसका है, ये बाई नॉर्मल का है, ठीक है। अब ये चीज देखो, अगर r डॉट b कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो गया, और हमें पता भी है कि भाई r डॉट b क्या है, इज द प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन है ये, r डॉट b इज द प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर r ऑन b, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्शन वेक्टर का आपको पता है स्टूडेंट, मान लिया एक ये b है और एक ये आप ले लेते हैं, ये मान लिया r है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर हो जाएगी, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये पोजीशन वेक्टर है। अब ये पोजीशन वेक्टर आपको स्टूडेंट पता भी होगा, मान लिया a और b दो पोजीशन वेक्टर, ये दो आपके, ये मान लिया b हो गए, अगर ये मान लिया a होता तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, a डॉट b डिवाइड बाई b का अपना मॉडुलस, क्योंकि प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, b के ऊपर है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, ठीक है ना। अब अगर ये b आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब a डॉट b ही इसका प्रोजेक्शन होगा, तो इसका मतलब r डॉट b इज द प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन b। अब लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट वेक्टर है, जो प्रोजेक्शन वेक्टर है r ऑन b ये क्या है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव आपने किया विद रिस्पेक्ट टू v ये आपने 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो इसका प्रोजेक्शन है ये इस पूरे के पूरे कर्व के ऊपर ये सेम है, मतलब आपने ये कर्व निकाला और कर्व के ऊपर चाहे यहाँ प्रोजेक्शन बनाया, चाहे यहाँ प्रोजेक्शन बनाया, चाहे यहाँ प्रोजेक्शन बनाया, यहाँ बनाया, सभी जगह ये सेम है। इसका मतलब ये सेम है तो सेम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ये सेम है सभी के सभी पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि जो कर्व है जो हम ड्रा कर रहे हैं वो अगर वो सेम होता है तो इसका मतलब वो किसी न किसी प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करता है, ठीक है। अगर वो एक ही प्लेन में लाई करता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो आपका प्लेन कर्व है जो वो प्लेन है, ठीक है। एक कर्व में लाई करता है और वो कर्व क्या है, प्लेन है, लाई इन द कर्व,
कर्व इन लाइन ए प्लेन। आप ये कह सकते हैं कि भाई जो ये आर और बी है, प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन आर ऑन बी इज सेम एट ऑल द पॉइंट ऑफ द कर्व। इसका मतलब सभी पे कर्व है, तो इसका मतलब वो जो कर्व है वो किसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर टाउ बराबर है 0 है तो कर्व प्लेन होगा। अगर कर्व अब आपका किसी प्लेन में लाई करता है, इसका मतलब प्लेन कर्व में कर्व लाई करता है, तो इसका मतलब वहाँ पर टाउ 0 होगा, टाउ 0 तो कर्व प्लेन है। तो ये दो थी स्टूडेंट आपके पास थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम आपने करनी है और इसके बाद 3 आर्टिकल जो अपने बचे स्टूडेंट, वो 3 आर्टिकल करने के बाद अपने पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कर्व इन स्पेसिस आपका खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी सारी की सारी यूनिट हो जाएंगी। सारी यूनिट होने के बाद फिर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहना। मेरे सिर्फ 2 लेक्चर और मैं आपके लूँगा। थैंक यू वेरी मच।